केंद्रीय वित्त आयोग की टीम पहुंची छत्तीसगढ़। आयोग के पदाधिकारियों के साथ सीएम विष्णुदेव साय करने वाले हैं बैठक। राज्य के वित्तीय आर्थिक विकास समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वित्त आयोग की टीम पहुंच चुकी है और आयोग के पदाधिकारियों के साथ सीएम विष्णुदेव साय बैठक करने वाले हैं। राज्य के वित्तीय आर्थिक विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो केंद्रीय वित्त आयोग की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है, 3 दिन तक वहीं रुकेगी और आयोग के पदाधिकारियों के साथ सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण शामिल होंगे, बैठक लेंगे और राज्य के वित्तीय आर्थिक विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, केंद्रीय वित्त आयोग की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, किस उद्देश्य से आई है? बिल्कुल, देखिए, उद्देश्य स्पष्ट है कि वित्त जरूरत किस प्रकार से है राज्य की, उसको समझा जाए और उसके अनुरूप तमाम राज्यों में टीम जा रही है, उसके अनुरूप आगे के कार्य योजना बनाए जाएं ताकि जो तमाम राज्य हैं उनको सहूलियत हो। आम जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाए वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचे और उसी जरूरतों को समझने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की टीम कल शाम 6:30 बजे पहुंच चुकी है। आज दोपहर में उनकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होने वाली है। उससे पहले सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 12:30 बजे तक वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पे बैठक करने वाले हैं। राज्य की आर्थिक प्रगति को लेकर चर्चा की जाएगी, वित्त जरूरत किस प्रकार से है राज्य को, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो सरकार के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। पिछले दिनों भी वो वित्त जो विभाग की केंद्र स्तर पर बैठक हुई थी उसमें भी शामिल हुए थे, उन्होंने भी वहां पर भी अपनी जरूरतें बताई थी, जिसके बाद से आज भी बैठक पे जो है वो चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ा एक जो फंड का काम है वो SCR को लेकर है, स्टेट कैपिटल रीजन को लेकर, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्रफल को डेवलप करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस चीज का वादा किया था, तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वित्त प्रगति, राज्य का वित्त जो है उस प्रकार से इनकम किस प्रकार से बढ़े, उसको लेकर चर्चा की जाएगी, नीति निर्धारण किया जाएगा। तो कई मायनों पे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। उसके बाद कांग्रेस की बैठक होगी, उसके बाद में बजट भी पेश होने वाला है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ रणनीति बनाई जा सकती है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, नीति आयोग के तमाम लोग रहेंगे, वित्त आयोग के तमाम लोग रहेंगे, तो उनसे विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, बजट एलोकेशन किस प्रकार से रहेगा, वो तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि उनका स्पेसिफिकेशन वो उस लगातार उस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, तो उसको बेहतर से समझते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार को एक मदद भी मिल सकती है। बिल्कुल, इस लिहाज से बेहद खास हो जाती है ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश मुखिया से जुड़ी हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बैठकें लेने वाले हैं। सुबह एक पेड़ मां के नाम अभियान में वो शामिल होंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे सीएम राइस स्कूल के संचालन की बैठक समीक्षा करने वाले हैं। तो वहीं दोपहर में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की भी बैठक लेंगे। तो ये तमाम बैठकें आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की रहने वाली है। आज बैठकों का दौर चलेगा। सबसे पहले तो एक पेड़ मां के नाम, वो अभियान जिसका आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उस अभियान को मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इससे पहले भी 12 लाख, तकरीबन 12 लाख पौधे भोपाल में लगाए जा चुके हैं और आज भी एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो वहीं उसके बाद सुबह 11 बजे सीएम राइस स्कूल के संचालन की करेंगे समीक्षा बैठक और उसके बाद दोपहर में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की भी बैठक लेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का, भोपाल से जुड़ गए मेरे साथ। विवेक, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ खास बातें उसकी? देखिए, मुख्यमंत्री शुरुआत ही सुबह 10 बजे 23वीं और 25वीं वाहिनी पहुंच के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे और वहां पे तमाम सारे जनप्रतिनिधि, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश भर में ये आह्वान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पे 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही शुरुआत की जा चुकी है। अब मुख्यमंत्री
आए दिन रोजाना ऐसे ही पौधारोपण करते नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजलि कि मध्य प्रदेश में स्कूल का सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री लगातार सीएम राइज स्कूल को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। आज भी यही समीक्षा बैठक की गई है मंत्रालय में। इसमें ये पता किया जाएगा कि कौन कौन से स्कूल में कितने शिक्षक हैं और सीएम राइज स्कूल के निर्माण मध्य प्रदेश में कई जिलों में चल रहे हैं, वहाँ की गतिविधियाँ कैसे हो रही हैं और कितना स्कूल का डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसकी समीक्षा रिपोर्ट भी विभाग के अधिकारियों से ली जाएगी। साथ ही SLBC यानी कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक होगी। इसमें मुख्य सचिव भी मौजूद होंगे, साथ में वित्त मंत्री भी मौजूद रहेंगे और SLBC के चेयरमैन भी मौजूद रहेंगे और उनसे ये पूछा जाएगा कि राज्य सरकार की योजनाओं में हितग्राहियों को कितना लाभ बैंकों की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हर योजना में हितग्राहियों की मदद की जाएगी, लेकिन बैंक एक अहम कड़ी हो जाती है सरकार और हितग्राही के बीच में। तो बैंकों से ये पूछा जाएगा कि आखिर कितना हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिनके तहत बैंक ने उनको लोन स्वीकृत किया है। तो ये तमाम सारी चर्चा इसी बैठक में होगी और बैंकों की प्रोग्रेस और राज्य के GSDP को लेकर बैंकों का कितना योगदान है इसी बैठक में स्पष्ट होगा। अंजलि जी, तो तमाम जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा और फाइनेंस के हिसाब से लिहाज से बेहद खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ की हड़ताल जारी रहेगी। राजस्व सचिव से मुलाकात रही बेनतीजा और पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी जारी है। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की हड़ताल जारी है। राजस्व से जुड़े काम इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े जो काम है इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ की जो हड़ताल है उससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी परेशानी हो रही है, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी क्योंकि राजस्व सचिव से जो मुलाकात हुई है प्रदर्शनकारियों की वो बेनतीजा निकली। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल इसीलिए जारी है। अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की हड़ताल जारी है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी रोहित का, मेरे साथ बने हुए हैं। रोहित, राजस्व सचिव से जो मुलाकात हुई वो बेनतीजा रही, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब आगे क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए हड़ताल का चौथा दिन है और चौथे दिन भी हड़ताल जारी रहने वाली है और 32 सूत्री मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात वो भुइया सॉफ्टवेयर ऐप में करते हैं और इसी तमाम मांगों को लेकर वो राजस्व सचिव के पास भी पहुंचे थे, लेकिन राजस्व सचिव उनको मनाने में असफल नजर आए, उनको मना नहीं पाए, ना कि हड़ताल वापस ले पाए, जिसके बाद से आज भी तूता स्थित धरना स्थल पे और तमाम जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन जारी रहेगा। बड़ी संख्या पे पटवारी जो है वो पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ वहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। 32 सूत्री मांगों पे जो इंटरनेट का भत्ता है, इसके साथ ही जो भत्ते हैं वो दिया जाए, इसके अलावा जो भुइया सॉफ्टवेयर ऐप में गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को देर किया जाए और जो कार्यालयीन समय होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का, उस दौरान जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम करे। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जो हड़ताल है वो की जा रही है। आज भी तूता धरना स्थल पे तमाम पटवारी बैठेंगे। बिल्कुल, अभी तक जो बातचीत हुई है उसका तो कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि आगामी दिनों में इस पर कुछ संज्ञान लिया जाएगा और बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और कहा है कि मेरे साथ राजनीतिक विरोध के कारण सब कुछ हो रहा है, मुझे न्याय न देना अवैध है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। शराब घोटाले का जाल, केजरीवाल बेहाल, जमानत की गुहार, कब निकलेंगे जेल से बाहर। शराब घोटाले के तार जब से केजरीवाल से जुड़े हैं तब से ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मानो नींद उड़ गई है। मामला ही कुछ ऐसा है। अब देश की राजधानी दिल्ली का मुखिया जेल से सरकार चलाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही। बुधवार 10 जुलाई को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और कहा कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि विच हंट आखिर होता क्या है। दरअसल जानबूझकर किसी को परेशान करना विच हंट कहलाता है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने कहा, ईडी कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास पूछताछ नहीं की। मेरी गिरफ्तारी सिर्फ राजनीतिक विरोध के चलते हुई है। मामले को लेकर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अब ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है कि केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का भी केस चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। पहले आपको केजरीवाल का जवाब सुनवाते हैं। ईडी की दलीलें कानून के हिसाब से तो ठीक नहीं थी।
ईडी की दलीलें असंवेदनशीलता के रवैये को दर्शाती हैं। एमएलए की धारा 3 के तहत मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। मेरे जीवन और स्वतंत्रता को झूठे और दुर्भावनापूर्ण मामले से बचाया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं की, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। ये दिखाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। केजरीवाल को शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील भी की थी। कोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में केजरीवाल को कब तक जमानत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को कब तक जमानत मिल पाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। करीब 235 करोड़ 8 सीटर विमान के लिए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में ये पहला मौका है 5 साल के भीतर दूसरा एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है, जब मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकारी विमान नहीं होने के चलते किराए के विमान से दौरे कर रहे हैं। आखिर कहां है मध्य प्रदेश का सरकारी विमान और क्यों सरकार को किराए के विमान में करना पड़ रहा है सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सरकार कई सालों से विमान विहीन है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। एमपी सरकार ने कनाला की कंपनी से बोम्बार्डियर चैलेंजर 3500 खरीदने का फैसला किया है, जो करीब 235 करोड़ का है। 2 कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए थे। इनमें से चैलेंजर 3500 का प्रस्ताव L1 कैटेगरी को चुना गया। पहली बार होगा जब प्रदेश में 5 साल के अंदर दूसरा एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है। दरअसल प्रदेश की सरकार के पास खुद का कोई वेल मेंटेन्ड एयरक्राफ्ट ही नहीं है। नेताओं के दौरे के लिए किराए पर एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं। इसी के चलते प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के पास विमान नहीं, जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अभी हम लोग किराए पर ले रहे हैं और हमने एक इतना बड़ा राज्य है, हमारे पास स्वयं का विमान होना चाहिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, विमान नहीं होने के कारण जहां पहुंचना होता वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक राज्य का विमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास विमान नहीं है, लेकिन जिस हालत में है वो पूरी तरह से कबाल हो चुका है। उसके पीछे की वजह बीमा है। 2019 में 65 करोड़ में खरीदा, 2021 में ग्वालियर एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ, बीमा नहीं था, ठीक नहीं हो सका। कुल 210 घंटे की उड़ान भरी। सरकार ने पिछली गलती को सुधारने के लिए अब महंगे और अच्छे एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला लिया है। हाल ही में पेश हुए मोहन सरकार के पहले बजट में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जर्जर विमान को विपक्ष अब तक भूला नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार कई सालों से विमान विहीन है और जो विमान कोरोना काल में ग्वालियर में क्षतिग्रस्त हुआ था वो आज तक एज इट इज़ वहीं पड़ा हुआ है। जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब उसके बाद मालूम पड़ा कि उसका बीमा ही नहीं है। नया चैलेंजर विमान सरकार को 20 महीने बाद मिलेगा। सरकारी विमान का जिक्र हो रहा है तो ये बात भी जानना जरूरी है कि देश में सिर्फ गुजरात सरकार के पास ऐसा ही एडवांस प्लेन है जिसे मध्य प्रदेश की सरकार अपनी हवाई यात्रा में शामिल करने जा रही है। सबको पता है सरकार पर 3 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। ऐसे में अगर 235 करोड़ का सरकार विमान खरीद रही है तो बीमा अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि साल 2021 में खरीदे गए विमान का बीमा नहीं होने की वजह से वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर कंडम स्थिति पर खड़ा हुआ है। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो वहीं देखिए, बीजेपी की विशेष कार्य समिति की बैठक दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुई। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी समिति की बैठक में शामिल हुए और बैठक के बाद विस्तार न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो बैठक शामिल हुए थे। काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही आज जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। प्रदेश कार्य समिति था और ये वैसे रूटीन था। पूरे प्रदेश में हमारे हर 3-4 महीने में बैठक होते हैं पूरे देश भर में।
तो आज भी प्रदेश कार्य समिति था और बहुत बृहद था। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है, क्या उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव में हम लोग जीतेंगे और अच्छे वोट जीतेंगे। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में भी जीत कर सामने आएंगे, जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत कर सामने आए थे। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी जब चुनाव का नतीजा आएगा तो किस तरीके से जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वहीं देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक वक्तव्य ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। खलबली इसलिए क्योंकि जब साय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तब मंत्री बनने के दौड़ में शामिल लता हुसैन को मंत्री बोलकर खट्टर ने संबोधित कर दिया। फिर क्या था, वहां मौजूद कार्यकर्ता अलग अलग मायने निकालने लगे। क्या कुछ मायने हमने निकाले हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बीजेपी कार्य समिति की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। जब मनोहर लाल खट्टर इस मीटिंग में शामिल हुए तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने लता हुसैन को मंत्री बोलकर संबोधित कर दिया, जिसके बाद से इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। अब एक बार जरा लता हुसैन की प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। कोनगांव से वर्तमान विधायक हैं, 2003 में पहली बार विधायक बनी, 2013 और 18 में चुनाव हारी। वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उड़ीसा की सह प्रभारी भी हैं लता हुसैन। देखिए, हम जितने विधायक हैं उनके बीच में से कोई ना कोई मंत्री होगा, सरकार में होगा, और आज हमारे मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, आने वाला है। और खट्टर जी के साथ पुराना 2003 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी तो खट्टर जी हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे। उनका मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। तो सहज तौर पे माननीय खट्टर जी को वो ध्यान था और उन्होंने वो कह दिया। इस बीच मंच पर बैठे नेताओं ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये मंत्री नहीं है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सुधार करते हुए कहा बनी नहीं है तो बन जाएंगी, जिसके बाद सामने बैठे कार्यकर्ताओं ने उठकर तालियां बजाते हुए समर्थन किया। लता हुसैन भी मंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस तंज कस रही है। प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने 6 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। भाजपा की सरकार बने 6 महीना से अधिक हो गया है और अभी तक मंत्रिमंडल के पूर्ण रूप से गठन नहीं हो पाया है। 2 मंत्री के पद अभी खाली हैं, शिक्षक का सत्र शुरू हो गया है और शिक्षा मंत्री नदारद हैं, उनको पद से हटा दिया गया है। स्कूल में ताला लटका हुआ है और ऐसे में कार्य समिति की बैठक में भी खट्टर जी कहते हैं कि लता हुसैन जी को मंत्री बनाया सकता है, फिर कहते हैं कि भविष्य में बन सकते हैं। तो ये उवापोह की स्थिति है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान महज जुबान पर चलना था या सच्चाई, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर उनके बयान से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं दावेदारों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। इन सब के बीच मंत्री पद किसे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।